इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है जूलियस नाम के एक एंशिएंट राजा की तलवार दिखाते हुए, जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी। उनके पूरे साम्राज्य वालों को सीजर नाम से बुलाया जाता था, जो कि अपनी लेगेसी आगे बढ़ाते रहते थे। इस तलवार की मदद से उस राजा ने कई सारी जंगें जीती होती हैं और बहुत सारी कंट्रीज अपने हाथों में ले ली थी। बात यहाँ तक पहुंच जाती है कि उस तलवार की वजह से आज तक वो कभी हारे ही नहीं। लेकिन अब समय के साथ साथ वो मैजिकल तलवार उनकी जनरेशन में आगे बढ़ती चली गई। कई सारे उनके फैमिली वाले राजा इस तलवार को हासिल करना चाहते थे, क्योंकि तलवार जिसके पास होगी वही दुनिया का सबसे ताकतवर राजा बनेगा। करंट टाइम में एम्ब्रोस नाम का एक प्रोटेक्टर हुआ करता था, जो कि उस तलवार के प्रोटेक्शन करने का काम करता था। अब एम्ब्रोस को यही लगने लगा कि अगर ये तलवार किसी गलत हाथों में पड़ गई तो चारों तरफ तबाही मच जाएगी। इसीलिए अब उस तलवार को बहुत अच्छी जगह पर छुपा कर रख दिया, जिसके बारे में अब किसी को भी नहीं पता। एम्ब्रोस का यही काम था कि वो उस तलवार की प्रोटेक्शन करे और उस तलवार के असली हकदार तक उसे पहुंचाए। अब हमें रोम साम्राज्य में दिखाया जाता है, जहाँ के एक बड़े से राजा की प्रोटेक्शन के लिए कई सारे सैनिकों को वहाँ पर बुलाया गया। सारे सैनिकों का एक लीडर होता है जिसका नाम ऑरियस हुआ करता था। ऑरियस उस जगह पर अपनी पूरी सेना बल को लेकर आ गया, जिससे कि वो राजा की प्रोटेक्शन कर सके। अब ऑरियस भी जिस जगह पर रुका हुआ था, वहाँ एक छोटा बच्चा आकर उसके आर्मर को देखने लगता है। ऑरियस ने तुरंत ही उस बच्चे को पकड़ लिया और उसे लगने लगा कि ये चोरी कर रहा है। बच्चे को वो तुरंत ही पकड़कर अपने सैनिकों को दे देता है। और तो और ऑरियस ने कह दिया कि इस बच्चे के हाथ काट दो। लेकिन थोड़ी देर बाद ऑरियस उस बच्चे को छोड़ देता है, क्योंकि उस बच्चे की आंखों में जरा भी डर नहीं था। ऐसा लग रहा होता है कि इस बच्चे को मरने से डर ही नहीं लगता। लेकिन अब थोड़ी देर के अंदर एम्ब्रोस नाम का वही प्रोटेक्टर आ गया था, जिसने उस बच्चे को ऑरियस से बचा लिया था। एम्ब्रोस तो ऑरियस को बहुत सारी बातें सुनाता है, क्योंकि एक छोटे बच्चे पर अपनी ताकत दिखाना कायरता का निशानी है। एम्ब्रोस ने ऑरियस को कह दिया कि तुम इस बच्चे को लेकर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ। लेकिन एम्ब्रोस कहीं नहीं जाने वाला था। अब ऑरियस का एक साथी जिसका नाम डेमेट्री होता है, वो बहुत गुस्से में आ गया और एम्ब्रोस पर हमला करने लगा। लेकिन एम्ब्रोस के पास उससे ज्यादा अच्छी फाइटिंग स्किल्स थी। वो उनसे बचते ही डेमेट्री को ये मारकर बेहोश कर देता है। ऑरियस भी एम्ब्रोस की इतनी अच्छी फाइटिंग स्किल्स देखकर काफी इंप्रेस हो चुका था। उसका कोई भी सैनिक ये चीज देखने के बाद एम्ब्रोस को रोकने नहीं जाता। अब यहाँ एम्ब्रोस उस बच्चे को लेकर वहाँ से दूर निकल पड़ा। दरअसल बात ये होती है कि उस बच्चे का नाम रोमलोस था। ये उन सीजर वंश के खानदान के लोगों का वारिस है, जिसे कि फ्यूचर में जाकर वो पावरफुल तलवार मिलेगी। यानी भविष्यवाणी के हिसाब से यही वो लड़का है जो उस तलवार को उठाएगा और शासन करेगा। ये बातें सिर्फ अभी एम्ब्रोस को ही पता थी और वो किसी को बताता भी नहीं, क्योंकि इससे रोमलोस की जान को खतरा हो जाएगा। रोमलोस के फादर एक छोटे से राज्य के राजा हुआ करते थे, जिनका नाम ऑरिस हुआ करता था। लेकिन ऑरिस बहुत ही ज्यादा बुरा होता है और वो सिर्फ अपने बारे में सोचता था। ऑरिस की प्रजा और सभी लोग किस तरीके से जी रहे हैं उसे कुछ अंदाजा भी नहीं। वो सिर्फ अपनी एंजॉयमेंट और सत्ता बढ़ाने पर फोकस करता था। अब यहाँ राजा ऑरिस के पास ऑड नाम का एक सिपाही आता है, जिसके पास बहुत सारे सैनिक थे। बात ये थी कि ऑड और उसके सभी सैनिकों ने मिलकर ऑरिस की बहुत मदद की होती है जंग जीतने में। यानी ऑरिस आज जिस राज्य का राजा बन के बैठा हुआ है, वो पूरी देन ऑड और उसके सैनिकों की है। अब यहाँ ऑड अपने सैनिकों के साथ ऑरिस से कुछ राज्य के टुकड़े की मांग करता है। यानी उसे कुछ टेरिटरी चाहिए थी जहाँ पर वो अपना राज चला सके। लेकिन ऑरिस ने ये चीजें करने से मना कर दिया था। वो नहीं चाहता कि उसके राज्य के टुकड़े हों और आगे चलकर उसकी सत्ता छूट जाए। ऑड उस बात पर बहुत गुस्सा होता है और वो फिलहाल के लिए उसे धमकी देकर वहाँ से चला गया था। हमें तो अब रोमलोस दिखाया गया, जो अपनी मदर के पास होता है। रोमलोस बहुत ही ज्यादा परेशान था, क्योंकि हाल ही में कई सारे राजाओं को मार दिया गया है और अगर लोगों को ये पता चलेगा कि आगे चलकर वो राजा बनने वाला है, तो उसकी जान को बहुत खतरा हो सकता है और कई लोग उसे मारने के लिए भी आएंगे। लेकिन रोमलोस की मदर उसे भरोसा दिलाती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब थोड़े समय में हमें दिखाया गया कि ऑरिस रोमलोस को सभी के सामने राजा घोषित कर रहा है, क्योंकि सीजर वंश से बिलोंग करने के कारण उनके साम्राज्य का राजा वही बनेगा। कहीं न कहीं ऑरिस भी इस बात से खुश नहीं था, फिर भी थोड़े समय के लिए वो इन चीजों को फॉलो करता है। रोमलोस को सभी के सामने राजा घोषित कर दिया गया था और आने वाले समय में वही सत्ता संभालेगा। पर ऑरिस ने सबसे बड़ी बात ये कर दी कि एम्ब्रोस, जो शुरुआत से ही रोमलोस का प्रोटेक्टर हुआ करता था, उसे ऑरिस ने यहाँ से निकाल दिया होता है, क्योंकि वो उसकी जगह पर किसी और को अपॉइंट करेगा। एम्ब्रोस इस बात से बहुत दुखी हो गया, क्योंकि वो इस जगह पर सालों से काम कर रहा था। लेकिन अब ऑरिस के ये कहने पर उसे मानना ही पड़ेगा। ऑरिस ने तो एम्ब्रोस की जगह पर अपने उस साथी ऑरियस को रख दिया था। ये वही होता है जो सेना का लीडर था। रोमलोस जब अपने फादर के साथ ऑरियस के सामने जाता है, तो वो उसे पहचान गया।
ऑरियस जानता था कि ये वही बच्चा है जो कि उसकी तलवार चुराने आया था और उसने तो रोमलॉस के हाथ भी काटने की कोशिश की थी। उस समय ऑरियस को पता नहीं था कि ये राजा का बेटा है। रोमलॉस एक बार फिर ऑरियस से उसकी तलवार मांगता है और देखकर उसे वापस लौटा देता है। इससे रोमलॉस सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा था कि लास्ट टाइम वो कुछ चुराने नहीं बल्कि उसकी तलवार को देखने आया था। ऑरियस को भी इन सारी चीजों के बारे में अंदाजा हो गया होता है। अब ऑरियस एम्ब्रोस की जगह लेने के बाद उसे साम्राज्य से निकालने के लिए चला गया क्योंकि एम्ब्रोस की अब यहाँ पे कोई जरूरत नहीं। जाते हुए ऑरियस एम्ब्रोस से सिर्फ एक बात पूछता है कि तुम्हारी बॉडी पर ये अजीब से निशान कैसे हैं। उस मोमेंट पर एम्ब्रोस ने सिर्फ इतना कह दिया कि कई साल पहले एक बहुत ही बड़े राजा ने मुझे ये निशान दिया था। वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए मुझे डोमिनेट करके हरा दिया गया। ये चीजें कहने के बाद एम्ब्रोस दुखी होकर वहां से कहीं दूर चला जाता है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर एक प्लानिंग चल रही है जिससे कि आगे चलकर ऑरियस अपने ही बेटे को नुकसान पहुंचाएगा। ऑरियस तो अब यहाँ नेक्टर नाम के अपने एक साथी से मिलता है जो राजा के साथ काम किया करता था। वो दोनों तो बहुत ही पुराने दोस्त होते हैं, लेकिन उसी रात हमें पता चला कि ऑड अपने कई सारे सैनिकों को लेकर ऑरियस के साम्राज्य पर हमला करने आ चुका है। उसकी सेनाएं इतनी ज्यादा थी और उन्होंने इतने अचानक से हमले किए कि कोई उन्हें पलटवार भी नहीं कर पाया। ऑड ने अपने सैनिकों को साफ इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे कि जो भी सैनिक दिखे उन्हें मार दो। देखते ही देखते ऑरिस का पूरा साम्राज्य मरने लगता है, यहाँ तक कि ऑड ने ऑरिस और उसकी वाइफ को भी जान से मार दिया। रोमलॉस इस तरीके से अपने मॉम एंड डैड को मरने नहीं दे सकता था, पर वो अपनी जान बचा रहा होता है। पर उस जगह पर एड का एक सिपाही जिसका नाम वॉल्व था वो आकर रोमलॉस को पकड़ लेता है। उसने रोमलॉस की जान नहीं ली बल्कि उसे वो अपने साथ कहीं दूर लेकर जाने लगा। ऑड और उसकी सेनाओं ने ऑरिस के खिलाफ ये पूरी जंग जीत ली थी, यानी कि अब रोम का नया राजा ऑड बन चुका है। थोड़े समय के बाद जब ऑरियस की आंखें खुली तो उसने चारों तरफ अपने सैनिकों को मरा हुआ देखा। पूरे साम्राज्य की हालत इतनी खराब हो चुकी होती है कि कोई भी जिंदा नहीं बचा था। इस बात से ऑरियस बहुत ही डिसअपॉइंटेड होता है कि वो अपने लोगों की प्रोटेक्शन नहीं कर पाया और अब वो सिर्फ कामना कर रहा था उन मरे हुए लोगों के लिए जो अब वापस नहीं आने वाले। हमें तो अब यहाँ ऑड के साम्राज्य में दिखाया गया जो अब रोम को पूरा कब्जा करने वाला होता है। ऑड के सामने तो अब रोमलॉस को पेश किया गया एक कैदी की तरह। वॉल्फ नाम का उसका एक साथी रोमलॉस को मारने के लिए कह रहा था और उसके कहने पर आगे भी बढ़ता है, लेकिन उस जगह पर अब तुरंत ही एम्ब्रोस आ चुका था। एम्ब्रोस तो ऑड को समझाने लगा कि अगर तुम इस छोटे बच्चे को मार दोगे तो सभी तुम्हें कायर बुलाएंगे क्योंकि इतना छोटा बच्चा तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। भले ही रोमलॉस के ऊपर भविष्यवाणी की गई है कि ये आगे चलकर रोम का सम्राट बनेगा, लेकिन इस वक्त इसे मारना सही नहीं है। इस बात पर ऑड बहुत ज्यादा सोचने लगता है और अपनी तलवार अंदर रख देता है, लेकिन वॉल्फ बार बार ऑड को कह रहा था कि हमें रोमलॉस को मार देना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर ये हमारे लिए खतरा बनेगा। ऑड एक राजा था, इसीलिए वो अपने किसी सैनिक से इंस्ट्रक्शंस नहीं ले सकता। ऑड ने तो गुस्सा होकर वॉल्फ का एक उंगली ही काट दी थी। उसने आदेश दिया कि रोमलॉस को जल्द से जल्द उसके एक जेल में बंद कर दिया जाए जहां पर वो अपनी आगे की जिंदगी गुजारेगा। यानी इतनी छोटी उम्र में रोमलॉस को जेल के अंदर लेके जाया जाने लगा। वहां दूसरी तरफ ऑरियस और उसके कुछ साथी बच जाते हैं। उन्हें पता चल चुका था कि राजकुमार रोमलॉस जिंदा हैं और उन्हें जेल में लेके जाया जा रहा है, इसीलिए ऑरियस अपने कई सारे साथियों के साथ मिलकर रोमलॉस को बचाने के लिए निकल पड़ता है। फिलहाल ऑरियस के पास उतने सिपाहियों की सेना नहीं थी, इसीलिए वो सामने आने वाले हर एक सिपाही को अपनी टीम में शामिल करता जा रहा था। नेक्टर के साथ मिलकर वो उन सिपाहियों को रिक्रूट करने लगा जो बहुत बहादुर होते हैं। अब एक तरीके से ट्रेवल करते हुए उन्हें एक सिपाही मिल जाता है, लेकिन वो एक फीमेल थी। उसकी फाइटिंग टेक्निक्स देखकर तो सभी चौंक गए थे। उस लेडी का नाम मीरा होता है, जिसे कि ऑरियस ने अपनी टीम में शामिल कर लिया था। मीरा को इस बारे में पता था कि उन्हें किस जेल में लेकर जाया जा रहा है, तो वहां तक जाने के लिए वो उन्हें गाइड करने लगी। वहीं अब हम बड़े से शिप के ऊपर रोमलॉस और एम्ब्रोस को देखते हैं जिन्हें बंदी बनाकर उस जेल में लेकर जाया जा रहा था। ऑड के कई सारे सैनिक उन पर निगरानी रखेंगे। जेल तक पहुंचते ही एम्ब्रोस रोमलॉस को बता रहा होता है कि ये एक ऐसी जेल है जहां से भागा नहीं जा सकता। ऊपर की तरफ जाने पर तो अब वॉल्फ बार बार रोमलॉस को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि रोमलॉस की वजह से ही ऑड वॉल्फ के ऊपर चिल्लाया था और उसे सजा भी दी। लेकिन इस बार भी एम्ब्रोस वॉल्फ को समझाता है कि अगर तुमने रोमलॉस को कुछ भी किया तो राजा ऑड तुम्हारा पूरा हाथ ही काट देंगे। इस वजह से वॉल्फ को रुकना पड़ा। लेकिन अब ऑड रोमलॉस को नहीं बल्कि एम्ब्रोस को टॉर्चर करने लगा और उसके हाथों को बांधकर लटका देता है। वॉल्फ तो बार बार एम्ब्रोस के छाती पर बने हुए उस सिंबल के बारे में पूछ रहा था। उसे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा होता है और इसके बारे में वो जानना चाहता था। वहीं दूर से नाव के ऊपर बैठे हुए ऑरियस और उसके सभी साथी उस जगह को देख लेते हैं। वहां तक वो पहुंचने ही वाले थे। ऑरियस ने प्लान बनाया कि अपने साथियों के साथ वो सबसे पहले ऊपर जाएगा और मीरा नाव पर रहकर उनका इंतजार करेगी। पर अफसोस मीरा बहुत बहादुर थी। वो इस
तरीके से हाथ पे हाथ डर के नहीं बैठने वाली। मीरा भी ऑरियस और बाकी सैनिकों के साथ आगे बढ़ने लगती है हमला करने के लिए। उनका मेन मिशन था राजकुमार रोमलॉस को बचाना। ऑरियस के पूछने पर मीरा ने बताया कि उसके पास बहुत ही अच्छी फाइटिंग स्किल्स हैं। ये उसके पूर्वजों ने सिखाई थी और ये आज जाकर बहुत अच्छी तरीके से काम आएंगी। एम्ब्रोस के हाथ जब बंधे हुए थे तो उसने एक सिंबल नोटिस किया। ये तो उसी प्राचीन तलवार का सिंबल होता है जो सालों पहले गायब हो चुकी थी। एम्ब्रोस समझ गया कि तलवार यहीं कहीं हो सकती है, इसीलिए उसने तुरंत ही रोमलॉस को इशारा किया कि तुम उस सिंबल के पास जाकर तलवार ढूंढ कर लेकर आओ। रोमलॉस इन सारी चीजों में एकदम नया था, इसीलिए वो थोड़ा घबराते हुए सिंबल के पास चला गया। थोड़ा सा जब वो आगे बढ़ता है तो वहाँ से नीचे गिरने लगता है। वो एक बहुत ही पुराना तहखाना था जहाँ काफी एंशिएंट चीजें मौजूद थी। रोमलॉस को आखिरकार एक मैनीक्वीन दिखाई देती है जिसके हाथ में वही तलवार मौजूद थी। रोमलॉस सीजर वंश का वारिस था, इसीलिए वो तलवार को ले लेता है और वहाँ से बाहर निकलने लगता है। उसने सोच लिया कि सबसे पहले वो वॉल्फ को मारेगा, क्योंकि वही है जो हम सभी को खत्म करने की राह देख रहा है। रोमलॉस जब उस तलवार को लेकर वॉल्फ पर हमला करने गया तो वॉल्फ वहां से बच जाता है और अब वो खुद रोमलॉस को मारने के लिए उसे ढूंढने लगा। बाहर की तरफ ऑरियस, मीरा और उसके सभी साथी ऊपर चढ़ने लगे थे। एम्ब्रोस ने भी अपने हाथों को छुड़वा लिया था और वो उनकी मदद करने लगा। सभी एक साथ आ जाते हैं उन सैनिकों पर हमला करने के लिए। मीरा इतनी ज्यादा बहादुर थी कि वो अकेले ही सैनिकों से फाइट कर रही होती है। कोई भी सैनिक उसके सामने जरा भी नहीं टिक पा रहा था। ऑरियस तो सीधा अंदर की तरफ चला आया जहाँ पर वो रोमलॉस को बचाता है वॉल्फ से। वॉल्फ एकदम पागलों की तरह उन पर हमला कर रहा था। ऑरियस ने रोमलॉस और अपने बाकी सारे साथियों को एक टनल के रास्ते से दूसरी तरफ भेजना स्टार्ट किया। वो वहाँ से भागने के बजाय वापस आ गई ऑरियस की मदद करने के लिए। दोनों मिलकर कई सैनिकों से फाइट तो करते हैं पर उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। एक मोमेंट ऐसा भी आया जब कई सैनिकों ने उन्हें घेर लिया था। दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो पानी में जंप लगा लेते हैं। उसी मोमेंट पर बाकी लोग वहां नाव लेकर आ गए थे। तो होना क्या था, ऑरियस और मीरा नाव के अंदर बैठकर बाकियों के साथ वहां से निकल जाते हैं। वॉल्फ और उसके सैनिक इस समय सिर्फ देखते ही रह जा रहे थे। ऑरियस, मीरा और उसके सभी साथी रोमलॉस को सही सलामत लेकर नेक्टर के पास आ जाते हैं। नेक्टर ने उन्हें समझाया कि रोमलॉस की सुरक्षा के लिए हमें उसे कॉन्स्टेंटीन के पास भेजना होगा। वहाँ वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा और रोमलॉस को जरा भी चोट नहीं आएगी। लेकिन थोड़ी देर बाद ऑरियस को पता चला कि कॉन्स्टेंटीन तो ऑड से मिल चुका है, यानी कि वो रोमलॉस को अपने पास बुलाकर ऑड को सौंप देगा। ये सारी बातें जब मीरा को भी पता चली तो नेक्टर के कई सारे साथी उन पर हमला करने लगे। ऑरियस और मीरा भी पूरी कोशिश करते हैं रोमलॉस को बचाने की। उन्होंने सारे सैनिकों को एक ही बार में खत्म कर दिया और अंत में ऑरियस अपने सबसे अच्छे दोस्त नेक्टर को भी मार देता है। यानी इस मोमेंट के बाद वो समझ चुका था कि वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। अब यहाँ उनके पास कोई भी प्लेस नहीं था जहाँ वो रोमलॉस को सुरक्षित रख सके। सभी सैनिक एक रात मिलकर वहीं फॉरेस्ट में गुजारते हैं और मैप पर कुछ ऐसे प्लेस की तलाश करते हैं जो सुरक्षित होगा। थोड़े समय में उन्हें पता चला कि दक्षिणी भाग में एक ऐसा साम्राज्य है जहाँ पर आज तक किसी भी सेना का हमला नहीं हुआ। इसीलिए अगला दिन होने पर थोड़ी सी होप लेकर सभी निकल पड़े होते हैं छोटे से साम्राज्य की तरफ। वहाँ पहुँचने के लिए उन्हें कई बर्फीली पहाड़ियों को लांघना पड़ा, पर वो किसी भी तरीके से वहाँ पहुँच जाते हैं। उस साम्राज्य का कमांडर उनका बहुत अच्छी तरीके से वेलकम कर रहा था। वो सभी को उस छोटे से साम्राज्य में लेकर आ गया और बताने लगा कि यहाँ आज तक किसका भी हमला नहीं हुआ, हम यहीं पर अपनी जीवन यापन करते हैं। लेकिन कमांडर को अभी तक ये पता ही नहीं था कि रोमलॉस कौन है। एम्ब्रोस ने तो अभी ये सच्चाई उसे बताई भी नहीं थी, क्योंकि अगर ये उसे पता चलेगा कि रोमलॉस आने वाले समय में रोम साम्राज्य का नया सम्राट बनेगा तो शायद कमांडर उन्हें यहाँ पर रहने की परमिशन ना दे। कमांडर तो यहाँ ऑरियस को बता रहे थे कि हम सबसे बचे हुए हैं सिवाय एक राजा के। उस राजा का नाम वेटिगन था जो बहुत ही क्रूर होता है। लेकिन कमांडर और उनके सभी साम्राज्य वालों ने उन्हें कई सारी भेंट चढ़ाई थी जिससे कि वो उनके साम्राज्य वालों को नहीं मारता। हमें तो अब उस क्रूर राजा वेटिगन को दिखाया जा रहा था जहाँ पर वॉल्फ अपने सैनिकों के साथ आता है। यानी वॉल्फ को भी ये पता था कि ऑरियस और उसके सभी साथी इस जगह पर आए हैं। वॉल्फ तो वेटिगन को रोमलॉस के बारे में बता देता है कि किस तरीके से उसके पास ये तलवार है और उस तलवार की मदद से वो रोम का सम्राट बनेगा। वॉल्फ ने तो एम्ब्रोस का भी नाम लिया जो रोमलॉस की प्रोटेक्शन करता था। इस बात से वेटिगन एकदम से शॉक हो गया और उससे पूछने लगा कि एम्ब्रोस की बॉडी पर ये निशान है कि नहीं। वॉल्फ बताता है कि सेम टू सेम ऐसा ही निशान था। इससे हमें एक शॉकिंग रियलिटी पता चल रही थी कि एम्ब्रोस की बॉडी पर जो निशान था वो इसी वेटिगन नाम के राजा ने दिया था। उस समय एम्ब्रोस ने वेटिगन का साथ नहीं दिया होता तो उसे सजा देने के लिए उसने ये किया था। वेटिगन अब किसी भी हालत में एम्ब्रोस को बंदी बनाना चाहता था, इसीलिए वेटिगन वॉल्फ को कहने लगा कि तुम तलवार रख लेना लेकिन एम्ब्रोस को मेरे पास छोड़ दो। वॉल्फ को इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल सकती थी, इसीलिए वो अपने सैनिकों के साथ निकल पड़ा उन्हें पकड़ने के लिए।
वेटिंगन और वॉल्फ उस साम्राज्य के लोगों पर पहली बार हमला करने लगे थे। उन्होंने कई परिवार वालों को मार दिया और एक बच्चे की मदद से ये संदेश भिजवाया कि हमें किसी भी हालत में एम्ब्रोस चाहिए। अगर वो खुद नहीं आया तो साम्राज्य के लोगों को एक एक करके मार दिया जाएगा। जब वो बच्ची चारों तरफ आकर उस बात को बताती है तो सभी शॉक हो गए। यहाँ पर तो अब कमांडर को भी पता चल गया था कि रोमलस कोई साधारण बच्चा नहीं है, वो आने वाले समय में रोम का राजा बनेगा जो बहुत ही ज्यादा बड़े काम करने वाला था। लेकिन कमांडर एक छोटे बच्चे की वजह से अपने पूरे साम्राज्य की जान खतरे में नहीं डाल सकता, इसीलिए वो रोमलस और उसके साथियों को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। इन सारी चीजों के बाद ऑरियस बिल्कुल नहीं चाहता था कि रोम साम्राज्य की बागडोर किसी गलत हाथों में पड़े, इसीलिए ऑरियस अपने सैनिकों के साथ मिलकर एक जंग की तैयारी करता है जिससे कि वो वेटिगन और उसके सैनिकों से फाइट करेंगे। एटलीस्ट उन्हें एक चांस तो लेना पड़ेगा अपने रोम साम्राज्य को वापस हासिल करने के लिए। ऑरियस तो अब इस तरीके से किसी को फोर्स नहीं कर सकता था, लेकिन उसने रिक्वेस्ट की कि सभी साथ मिलकर अपने साम्राज्य को बचाने की कोशिश करें। कमांडर ने तो हाथ उठा लिए थे कि वो इन चीजों में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी बहुत सारे सैनिक भी कमांडर के साथ ही थे। अगले दिन पता चला कि ऑरियस के साथ कई सारे सैनिक आ चुके हैं जो उनके साथ मिलकर जंग लड़ने वाले थे। रोमलस जिसके पास वो शाही तलवार थी, उसने ये तलवार ऑरियस को दे दी होती है, क्योंकि इस समय पूरी सेना को गाइड करना और अच्छी तरीके से जंग जीतना ऑरियस के हाथ में है। ऑरियस इस बात से बहुत खुश हो गया और वो शाही तलवार लेकर सभी को लीड करने आ गया। ऑरियस ने हर एक सैनिक को धन्यवाद किया उसके इस जंग में शामिल होने के लिए, और चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने साम्राज्य को किसी और के हाथ नहीं लगने देंगे। भले ही ऑरियस के सैनिकों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन वो बहुत बहादुर होते हैं। दूसरी तरफ हमें वेटिगन की एक बहुत ही बड़ी सेना दिखाई गई जो लगातार आगे बढ़ रही थी। उनमें पता नहीं कैसे कैसे सैनिक शामिल किए गए होते हैं जो किसी भी इंसान को मारकर खा जाएं। वेटिगन ने तुरंत ही अपने सैनिकों को दूसरी तरफ भेज दिया ताकि वो जाकर सभी को खत्म करें। वेटिगन की इतनी बड़ी सेना को आते हुए देखकर जैसे ही वो एक टेरिटरी क्रॉस कर रहे थे तो ऑरियस ने अपने सैनिकों को पलटवार करने का इशारा किया। सभी सैनिक किले के ऊपर से तीर चला रहे थे और आग की गोले फायर करते जाते हैं। शुरुआत में वेटिगन्स की सेना को इससे बहुत डैमेज हुआ, पर उनकी संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण वो किले के अंदर बड़ी आसानी से घुस जा रहे थे। दोनों सेनाओं के सैनिक आपस में लड़ने लगे थे अपने साम्राज्य को हासिल करने के लिए। ऑरियस का एक सैनिक 5 सैनिक से लड़ाई कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद ये पता चलने लगा कि वेटिगन्स उनके ऊपर हावी हो रहे हैं। ऑरियस ये चीजें बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो इस तरीके से हार कर मारे जाएं, इसीलिए वो अपनी पूरी कोशिश करता है और सैनिकों को मोटिवेट करता रहता है। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात तो ये हो गई कि रोम की एक आखिरी टुकड़ी जो पुराने वाले राजा के सैनिकी बल में शामिल थी, वो उस जगह पर उनकी मदद करने आ जाती है। अब इतनी सारी सेनाओं को देखकर उन्हें थोड़ी हिम्मत मिली और वो फिर से वेटिगन के सैनिकों के खिलाफ फाइट करने लगे। दूसरी तरफ हमें वेटिगन और एम्ब्रोस दिखाए जाते हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे थे। दोनों किसी समय पर एक साथ मिलकर काम किया करते, लेकिन अब उन्हें किसी भी हालत में एक दूसरे को खत्म करना है। लेकिन एम्ब्रोस ने किसी भी हालत में वेटिगन को मार दिया और उसे जलाकर राख कर दिया था। वो तो वेटिगन का एक मास्क लेके आकर सभी को दिखाने लगा, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि वेटिगन मर चुका है। वेटिगन के सभी सिपाही ये पता चलने पर वहां से भागने लगे, क्योंकि अब उन्हें लीड करने वाला कोई भी नहीं है तो लड़ाई का कुछ फायदा ही नहीं। ऑरियस की सभी सेनाएं भी अब उन सैनिकों पर हावी होने लगी थी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वॉल्फ की, जो कि रोमलस को मारने के लिए पीछे भाग रहा था। अगर थोड़ी सी भी देर हुई तो वॉल्फ रोमलस को बहुत बुरी तरीके से खत्म कर देगा। उस मोमेंट पर ऑरियस आ जाता है और वॉल्फ के साथ फाइट करने लगता है। वो इस तरीके से रोमलस को मरने नहीं दे सकता था, पर वॉल्फ उस पर भी भारी पड़ रहा होता है और उसे डैमेज पहुंचा रहा था। वॉल्फ अब फिर से रोमलस के पास हमला करने के लिए आता ही है, लेकिन रोमलस ने शाही तलवार उठाकर उसे ही मार दिया था, यानी कि अब वॉल्फ वहीं पर मर चुका है। रोमलस ने आखिरकार साम्राज्य वालों के साथ मिलकर सबसे बड़ा खतरा हटा दिया था, लेकिन वो नहीं चाहता कि इस तलवार के पीछे और भी लोग आए जो इस तरीके से लोगों को खत्म करने लगे। इसीलिए ऑरियस ने उस तलवार को कहीं दूर फेंक दिया जो एक पत्थर के ऊपर जाकर लग जाती है। समय जैसे जैसे बीतते चले गए वो तलवार हमेशा वहीं पर लगी रही। उसे सीजर फैमिली का वही वंशज निकाल सकता था जिनके अंदर उतनी पावर्स हों। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, लेकिन वो तलवार अब तक नहीं निकली। समय अब लगातार बीतता जा रहा था। हमें तो एम्ब्रोस दिखाया जाता है जिसके पास एक छोटा लड़का मौजूद था। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि रोमलस का बेटा होता है, और एम्ब्रोस ने रोमलस के बेटे को सारी कहानियां सुनाई थी। इससे हमें ये पता चल रहा था कि पास्ट में हुई उस बड़ी सी जंग के बाद रोमलस रोम का सम्राट बन चुका होता है। उस मोमेंट के बाद उसने कई अच्छी तरीके से शासन किया और आज भी वो रोम साम्राज्य को अच्छे से लीड कर रहा है।
यानी भविष्यवाणी एकदम सही थी। रोमलोस का बेटा अपने फादर के बारे में सब कुछ जान चुका था और शायद आगे चलकर वो भी इसी तरीके से शासन करेगा। हमारी भी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो गई। सो ये वर्ष आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।